तो एक बार अपन पुराना रिव्यू देखें तो अब आप लोगों को देखो ये बात पता लग जाएगा कि हम अब तक क्या क्या चीज़ें पूरी कर चुकी हैं। फिर एक बार शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर देखो अपन ने क्या क्या बातें पढ़ी थी, एक शॉर्ट समरी देखें ताकि चेन पता लग जाए कि हम कहाँ पर चल रहे थे और कितना पढ़ा अपन ने। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था कि ये लैंग्वेज है बिजनेस की। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस लिख कर आओगे तो वहाँ पर 0 नंबर मिलेंगे। तो हमको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है, और वो प्रॉपर डेफिनेशन कौन सी है? वो है इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड का जो CMA इंस्टीट्यूट है ना, ये CMA इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लैंड, उसने डेफिनेशन दी है क्या? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in the term of money transaction and event which are financial character and interpreting the results thereof। तो जो मैंने वर्डिंग्स हाईलाइट कर रखी है, सारी वर्डिंग्स को एक एक को खोल के समझा दिया था आप लोगों को, और इसकी डेफिनेशन भी इस तरह से अपन को याद हो गई थी। तो देख सकते हो, करेक्टरिस्टिक की बात करें या एट्रीब्यूट्स की बात करें, तो करेक्टरिस्टिक एंड एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग में अपन ने क्या बात पढ़ी थी? मैंने आपको एक न्यूमेरिक कोड बताया था, जो कि आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया था आपको कि अगर आप ये याद कर लेते हो IMRC SAC, तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन के वो सारे वर्डिंग्स कंप्लीट हो जाएंगे। यानी I फॉर आइडेंटिफिकेशन, M फॉर मनी, R फॉर रिकॉर्डिंग, C फॉर क्लासीफाइंग, S फॉर समराइजिंग, A फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड C फॉर कम्युनिकेटिंग। फिर अपन ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट के बारे में पढ़ा कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी लेन देन अगर बिजनेस के अंदर हो रहा है तो वो लेन देन बिजनेस से लिंकअप होना चाहिए, है ना। तो ये अपन ने पहले पॉइंट में बात पढ़ी थी। दूसरे पॉइंट में अपन ने ये बात पढ़ाया था मेजरमेंट इन द मनी टर्म। आप किसी भी चीज को परचेज कर रहे हो तो अगर उसको हम मनी टर्म्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, मनी टर्म्स के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो रिकॉर्ड हो सकता है। अगर हम उसको मनी टर्म्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते तो वो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने अपने बिजनेस के अंदर कार खरीदी, तो हम उसको मनी टर्म्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि कार कितने में खरीदी, 5 लाख में खरीदी, 10 लाख में खरीदी। लेकिन अगर मैनेजमेंट में यानी बिजनेस में और बिजनेस के एम्प्लॉयज में अगर आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जूते चप्पल चल जाते हैं, आपस में एक दूसरे को गालियां बक देते हैं, ठीक है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, तो ऐसे केस के अंदर हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप एक बात बताओ, ये रिकॉर्ड कर सकते हो क्या अपने कितनी, जैसे बॉस की मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट की एम्प्लॉय से लड़ाई झगड़ा हो गया और इस वजह से मार्केट में बेइज्जती हो गई, आप इस बात को रिकॉर्ड कर लोगे? कितनी बेइज्जती हुई, ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना। यही चीज है, क्योंकि उसको मनी टर्म्स के अंदर हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने अपने बिजनेस के अंदर कितने का कार खरीदी, कितने की बेची, कितने का प्लास्टिक खरीदा, कितने का बेचा, जिसको मनी टर्म्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो हमारा 3rd नंबर का करेक्टरिस्टिक होता है वो रिकॉर्डिंग के ऊपर होता है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है कि आपको रिकॉर्ड करना है जो लेन देन है। जैसे प्लास्टिक खरीदा, 1000 रुपए का रिकॉर्ड किया, कार खरीदी 4000, ऐसी मन गलत मैंने लिख दिया, कार बेची कितने के रिकॉर्ड कर दिया। तो जिस बुक्स में रिकॉर्ड करते हो आप ये बात कि मैंने कितने का खरीदा, कितने का बेचा, ठीक है, उसको हम जर्नल कहते हैं। जर्नल, जो जर्नल एंट्रीज में आपको सिखा चुका हूं। अब आप तो देखो, आपको तो रिकॉर्डिंग पता है ना, तो अब आप अगर इस टर्म को पढ़ोगे तो अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने क्यों पढ़ाया था प्रैक्टिकल पहले? इसलिए पढ़ाया था ताकि आपको ये बात पता लग पाए कि जर्नल का मतलब क्या है। अगर मान लो आपने जर्नल एंट्री पढ़ी नहीं होती तो बच्चा सर खुजाता रह जाता है, हो सकता है कुछ जर्नल होती होगी सर, हमें पता नहीं, यही बोलता ना। लेकिन अभी आपको पता है कि हाँ अच्छा जर्नल ये होती है, सर सब पता है हमें, ठीक है। फिर आती है बात, फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्लासीफाइंग किसे बोलते हैं। अब ये देखो, इतनी बड़ी पुस्तक है जो है, ये किसकी है? जर्नल की है। यहां पर मैंने बताया देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अब आपने चूज किया था सर मेरी कंपनी कार बनाने की है, ठीक है, ये चूज किया था ना कि मेरी कंपनी तो कार बनाने की है। तो कार बनाने की कंपनी में बड़ी सारी परचेज होंगी, बड़ी सारी सेल्स भी होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? हाँ सर होंगी। तो जब कार बनाने की कंपनी में इतनी सारी परचेजेस हो रही हैं, इतनी सारी सेल्स हो रही हैं, तो सारी परचेज और सेल्स को जब आप रिकॉर्ड करते हो, है ना, जो सारी परचेज और सेल्स को रिकॉर्ड करोगे, देख लो कितने सारे पी लिखे हुए हैं, मैंने लिखे हुए हैं कि नहीं? पी लिखा हुआ है। तो जब इतनी सारे परचेजेस होंगे, इतने सारी सेल्स होंगे, अब मैं बोलूँ ले आओ बताओ कितनी परचेज हुई है, तो फिर आप मेरी शक्ल देखो, है सर इतनी सारी परचेजेस में पूछते हो कितनी सारी परचेज हुई है, बड़ी दिक्कत होगी ना।
अब आप एक बात बताओ, जब आपके स्कूल की असेंबली होती है, वहां पर इतने सारे बच्चे खड़े हुए होते हैं, ठीक है, इतने सारे बच्चे खड़े हुए होते हैं, और बॉयज गर्ल्स उस वक्त मिक्सअप ही खड़े हुए होते हैं असेंबली में, तो है ना। ठीक है ना, तो बॉयज गर्ल्स तो सब मिक्सअप खड़े हुए होते हैं, तो वहां पर उनको क्लासिफाई करना कि कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, ये बताना बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन अगर मैं उनको क्लासिफाई कर दूं, अब आपके स्कूल के अंदर ही जब आपकी क्लास के अंदर मान लो बॉयज की रोज अलग बनवा दूं और गर्ल्स की रो अलग बनवा दूं, उनको क्लासिफाई कर दूं, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब हमको क्लासिफाई अलग अलग करना जरूरी है, क्लियर है वही ना बात, कि हमने परचेज परचेज के ट्रांजेक्शन अलग कर दिए, सेल्स सेल्स के ट्रांजेक्शन अलग कर दिए। अब आपको पता लग गया कि टोटल हमने कितने परचेज की एंट्री की है, कितनी सेल्स की एंट्रीज की हैं। तो जब हम परचेज को अलग कर देते हैं, सेल्स को अलग कर देते हैं, है ना, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, क्लासिफिकेशन। तो उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट, तो ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं ना, इसी का नाम लेजर होता है। अब आपको क्लियर हो गया लेजर का मतलब क्या होता है, याद आ गई होगी बात। फिर मैंने बताया था, अब परचेज के देखो कितने सारे ट्रांजेक्शन हो गए। एक परचेज का ट्रांजेक्शन जो आपने अलग करके रखा वो 10K का, फिर ये 5K का, 3K। अब परचेज परचेज भी इतने सारे हो चुके हैं, आपने क्लासीफाई तो कर दिया, उसके बावजूद भी वो इतने सारे हैं। सेल्स सेल्स भी देखो कितने सारे हैं। अब परचेज परचेज और सेल्स सेल्स के जो ट्रांजेक्शन है ना, उनको भी और समराइज कर देना ट्रायल बैलेंस का काम होता है। ठीक है, अब फिर देखो, फिर अपन ने क्या चीज पढ़ी यहाँ पर, ये बात तो समझ में आ गई, जो समरी स्टेटमेंट अपन बनाते हैं, जितनी भी लेजर की जस्ट बात की बात होती है अपने ट्रायल बैलेंस, उसको समरी स्टेटमेंट कहते हैं। इस समरी स्टेटमेंट के बाद की बातें होती हैं यहाँ पर, ये ट्रायल बैलेंस के हेल्प से ही बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में बात बताई थी, कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने कोई चीज खरीदी 20,000 रुपए में, ठीक है, आपने बेच दी 24,000 में। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने 20 की खरीदी 24 में बेच दी। मैं आपसे पूछूं कितने का प्रॉफिट हो गया, आप मुझे झट से बोलोगे सर 24,000 का हो गया। कैसे पता लगा, आपने इंटरप्रिटेशन किया ना, इंटरप्रिटेशन किया ना इस चीज का, कि हाँ मैंने 20 का खरीदा था 24 का बेच दिया, तो 4,000 का प्रॉफिट हो गया। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बिजनेस के अंदर भी आप कोई चीज कितने की खरीद रहे हो, कितने में बेच रहे हो, तो इसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन टू द यूजर। हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे यूजर्स होते हैं, मैंने बताया था, इनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। उनको कम्युनिकेट करना, जैसे मैंने बताया था कि घर में जाके हम मार्क्स जो आते हैं मम्मी को जाके बताते हैं, तो बताना, या आपने बिजनेस किया, घर में जाके आपने बताया कि मैंने इतना प्रॉफिट कमा के आया, तो वो बताने को बोलते हैं अपन कम्युनिकेशन करना। फिर इसके बाद मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स करवाए थे इसके, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव हो चाहे फंक्शंस हो चाहे एडवांटेज हो, मोर और लेस चीजें सब में कॉमन कॉमन सी थी। फिर मैंने आपको बताया था इसकी लिमिटेशंस, कि लिमिटेशंस ये होती है कुछ चीजें एस्टीमेट पर बेस्ड होती हैं, वो फुली एग्जैक्ट नहीं होती हैं, जैसे कि हमारा डेप्रिसिएशन। आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, आपने मशीन को यूज किया, उसकी वैल्यू में कमी आई, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू में कुछ कमी आती है, तो वो जो कमी आती है हम उसको एक एस्टीमेट लगाते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने पूरी चर्चा की थी, आपको याद आ गया होगा। अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ये बात मैंने बताई थी, लड़ाई को आप जो है नहीं बता सकते उसमें। ठीक है, आगे बढ़े तो देखो इसके अंदर मैंने आपको बात बताई थी कि इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था, विंडो ड्रेसिंग, यानी खिड़की को सजा लेना। लोग बाग क्या काम करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा शो करने के लिए ना झूठे झूठे मैनिपुलेट कर देते हैं अपने अकाउंटेंसी को, उसको हम क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग करना। फिर यहाँ पर अपन ने सीखी थी रोल ऑफ अकाउंटिंग, है ना। तो ये रोल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर भी सारी बातें मैंने बताई, कोर्ट में एविडेंस के लिए काम में आता है, ये सारी बताई थी बातें। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस उसी को ही कहते हैं, IMRC SSE को। फिर अपन ने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग सीखी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का डिफरेंस देखा। और अब यहां तक बातें थी आपकी
रीकैप की, और अब हमारे पास बात आ रही है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। चलिए अब लिखना चालू करो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये लो अंडरलाइन करें, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब देखो पहले लिख लो फिर समझा देता हूं कि क्या चीज होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें से देख रहा हूं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन refers to financial statement, refers to financial statement। आगे लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, और एक और आएगा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश फ्लो। अब आप एक बात बताओ, ये बात देखो मैं आप लोगों को पहले ही बता कर आया था, देख चाहो तो देखो ऊपर देख लो एक बार, फिर दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताई थी ये बातें, ये ऊपर ये देखो कि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फंक्शंस बताया था, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं इसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, 3 चीज़ें होती हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पर भी। मैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने आपको एक बार बताया कि क्या चीज़ें होती हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक फाइनेंशियल पोजीशन जिसे आप बैलेंस शीट बोलते हो, और एक नई चीज़ आएगी, अभी नहीं आएगा आपके 11th में 12th में आएगा, कैश फ्लो। तो अगर कोई भी आपसे ये बात पूछता है, अगर आपको याद हो तो मैंने जर्नल एंट्रीज जब पढ़ा रहा था तब भी मैं आपको ये बात बताई थी, क्या ये चीज़ बताई थी मैंने आपको जर्नल एंट्री पढ़ाते वक्त भी कि सबसे पहले बनता है जर्नल, जर्नल के बाद बनता है लेजर, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, और एक नई चीज़ और आ गई, कैश फ्लो। ठीक है ना, तो ये सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से लिंकअप बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिंकअप बातें हैं कि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कोई बात करता है तो इसका मतलब आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। फिर पूछता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन और कैश फ्लो, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है यहाँ तक बात। अब देखो, अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन है हमारे पास एक ये, और ये आता है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन, क्या, व्हाट आर द qualitative characteristic, what are the qualitative characteristics of accounting information। कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। अब आप बोलोगे सर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का मतलब, अब मैं पूछूं कि बताओ आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। कोई भी पर्सन है, अगर उसकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, ठीक है, कैसे स्वभाव का है, ये क्वालिटीज़ होती हैं।
तो ऐसे ही हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसे होने चाहिए, किस तरीके के होने चाहिए, 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका ये। ठीक है, तो चलो उसके बारे में लिखते हैं, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक के बारे में, कैसी करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए लिखो। तो हमारी अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए 1, 2, 3, 4 तरीके की। हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिलायबिलिटी, रिलायबल होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए, रेलेवेंस होने चाहिए। रेलेवेंस मतलब आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिखने जा रहे हो तो उसकी इंफॉर्मेशन से, जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखने जा रहे हो वो किसी ना किसी से रेलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो। और रेलेवेंसी का मतलब समझते हैं भाई, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते इररेलेवेंट कुछ भी बात कर जाऊं जिसका इस टॉपिक से लेना देना ही कोई नहीं है, तो वो कहते हैं इररेलेवेंट चीज बोल दी है तो। ठीक है, तो आपकी इंफॉर्मेशन अगर कोई भी अकाउंटिंग के लिख रहे हो तो वो एक दूसरे से लिंकअप होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, और आगे कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है, तो आप बोलोगे कि वो रिलायबल होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए इसमें, और कंपेरेटिबिलिटी होनी चाहिए कि 2 ईयर में आप कंपेयर कर सको। अब आप ये बताओ, आपकी मार्कशीट भी तो में भी तो एक क्वालिटी होती है कंपेरेबिलिटी की, टर्म 1 में कितने आए, टर्म 2 में कितने आए, फाइनल्स में कितने आए, होता है ना, और ओवरऑल कितने आए, तो कंपेयर हो जाता है। तो ऐसी कंपेरेटिबिलिटी होनी चाहिए कि पिछले साल क्या रहा, इस साल क्या रहा, है ना। पिछले साल हमने सेल्स कितनी की थी, इस साल कितनी की, पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया था, इस साल कितना कमाया, ऐसी कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं आपके। चलो यहाँ लाइन खींच दो, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। ठीक है, आगे लिखें, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन must be relevant to the user, must be relevant to the user, which helps him, which helps him in decision making। अब एक बात बताओ, आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है, अब आप उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे कि यार बाकी वो कंपनी विश्वसनीय है कि नहीं है, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हो, तो वहां पर अगर आप उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे तो उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट भी तो होनी चाहिए। अगर मान लो कि आप अगले की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हो और बात इन्फॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते नोट्स टू द अकाउंट्स पढ़ा और वहां पर बातें लिखी हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई की, आप बोलोगे यार क्या बता रहा है यार, मैं पूछ क्या रहे हैं और क्या बता रहा है ये है, तो मतलब उसका कोई लेना देना ही नहीं होना किसी चीज के लिए। तो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, ताकि यूजर जब डिसीजन लेने जाए तो उसका डिसीजन लेने में उसको हेल्प मिल जाए, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। आप अंडरस्टैंडेबिलिटी देखो, लिखो अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स understandability means that the information
Understandability means that the information must be presented in such a manner that the users are able to understand it. Users are able to understand it. समझ रहे हो कि इस तरीके से इंफॉर्मेशन लिखी हो, रेलेवेंट हो, लिखने का तरीका ऐसा हो कि कोई भी जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पढ़ने वाला है, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो यूजर है, वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है, आगे देखते हैं। कंपेयर, कैसे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसमें आप उसको इजीली, एक ईयर को दूसरे ईयर से आप इसको इजीली कंपेयर कर लें, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखो it means that the user should be able to compare the accounting information. ठीक है, लिखा है यहां तक। तो हम इसमें कीवर्ड क्या इसके अंदर हाईलाइट करेंगे, एबल टू कंपेयर। तो अब कल को कोई भी आपसे पूछेगा तो आप बता पाओगे अच्छी तरीके से कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जो है अपने जो क्वालिटीज़ हैं उसकी वो क्या होनी चाहिए। अब जो कंपेयर करते हैं ना अपन, वो कंपेयर भी दो तरीके का होता है। एक होता है इंट्रा फर्म और एक होता है इंटर फर्म। देखो, इंटर फर्म का मतलब तो होता है फर्म टू फर्म, कंपैरिजन बिटवीन टू फर्म, बिटवीन टू फर्म। और इंट्रा फर्म का मतलब होता है कंपैरिजन विद इन द फर्म, विद इन द फर्म। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूं आपकी फर्म है एक्स वाई जेड, आप उस एक्स वाई जेड के लास्ट ईयर की प्रॉफिट को इस ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर करते हो, तो वो क्या हो जाएगा, यानी फर्म के अंदर का ही कंपैरिजन हो जाएगा, इंट्रा फर्म। और एक इंटर फर्म होता है एक्स वाई जेड को पी क्यू आर से कंपेयर करना, इन दोनों को, दो फर्म को कंपेयर करना, दैट इज द इंटर फर्म। फर्म टू फर्म कंपैरिजन हो गया। तो कंपैरिजन भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये बात भी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। क्लियर हुई तो फटाफट से लाइक मारो, फिर आगे बढ़ें। यस सर, ऑल क्लियर। जल्दी से लाइक आ जाना चाहिए आपका, समझ में आ गया तो, और नहीं आया तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो। समझ में आया तो मारो लाइक। अशका का आ गया, बाकी बच्चे। तो चलो, यहाँ तक तो आपको सबको बात समझ में आ गई कि क्वालिटेटिव एंड करेक्टरिस्टिक के बारे में। अब हम बात पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो इसके आगे भी लिख देना वेरी इंपॉर्टेंट, कैमरा किसी बच्चे का ऑफ नहीं होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, लिखो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, बढ़े आगे।
तो लिखना चालू करो यूज़र्स के बारे में। अब देखो मुझे याद है कि मैंने हमेशा ये सस्पेंस बना के चला कि मैं यूज़र्स के बारे में बताऊंगा, यूज़र्स के बारे में बताऊंगा, और आज वो घड़ी आ गई है कि जब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यूज़र्स कौन कौन से होते हैं। तो यूज़र्स की भी देखो दो पार्ट हैं अलग अलग, ठीक है। एक है इंटरनल यूज़र, और एक है एक्सटर्नल यूज़र, ठीक है। ये हो गए इंटरनल और ये हो गए एक्सटर्नल, ठीक है। अब देखना ये कि इंटरनल यूज़र्स में कौन कौन से आ जाते हैं और एक्सटर्नल यूज़र में कौन कौन से आते हैं, देखते हैं। ये देखो, तो इसमें तीन तरीके के आ जाएंगे। इसमें आ जाएगा आपका ओनर्स, मैनेजमेंट, और यहाँ आ जाएंगे एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। यहाँ आ जाएंगे आपका इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, ये आ जाएगा आपका बैंक्स, ठीक है, और ये आ जाएंगे आपके कंज्यूमर्स। अब आप एक चीज़ बताएं, ये जो इंटरनल यूज़र होते हैं ये आपके बिजनेस में इंटरनली होते हैं ना। ओनर जो होगा वो तो बिजनेस के अंदर ही होगा, मैनेजमेंट भी होगा जो बिजनेस के अंदर ही होगा। अब आप बोलोगे सर ओनर, अब मैं पूछूं बताओ ओनर जो है वो क्यों आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन को जानना चाहेगा? प्रॉफिट या लॉस कितने हैं वो जानना चाहेगा ना। मैनेजमेंट भी जानना चाहेगा, एम्प्लॉयज और वर्कर को सैलरी मिलती है तो वो भी जानना चाहेंगे कि भाई ठीक है, अगर बिजनेस हमारा तरक्की कर रहा है, हमारा जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं अगर वो अगर उसकी प्रोग्रेस हो रही है तो हमारी सैलरी भी बढ़नी चाहिए, हमें बोनस भी मिलना चाहिए, बोलेंगे नहीं? तो ये जितने भी इंटरनल यूजर्स हैं ये तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड रहते हैं आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। और बाहर के लोग हैं वो कौन से हैं? इन्वेस्टर्स हैं। अगर किसी ने आपके बिजनेस में आके पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो जानना चाहेगा ना कि यार मेरे पैसा ठीक जगह लगा हुआ भी है कि नहीं है ना। गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस लेती है, वो भी जानना चाहेगी कि भाई हमको तभी टैक्स, गवर्नमेंट को तभी टैक्स ज़्यादा मिलेगा, आप ज़्यादा कमाओगे ज़्यादा टैक्स दोगे, कम कमाओगे कम टैक्स दोगे, है ना। ऐसी बैंक्स, ऐसी कंज्यूमर्स। बैंक भी आपको लोन देता है ना। तो लोन देगा तो देखभाल के देगा ना कि वर्दीनेस क्या है इसकी, इसकी ये वर्थ रखता भी है मुझे वापस रीपेमेंट करने की कि नहीं रखता। तो उनको कैसे पता लगेगा बैंक को? आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के। तो वो भी आपके यूजर्स कहलाए, लेकिन आपके बिजनेस के अंदर नहीं, आपके बिजनेस से बाहर हैं ये, तो ये एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। अब कंज्यूमर्स की बात करो तो कंज्यूमर्स कौन है? आप और हम जैसे लोग जो हम प्रोडक्ट खरीद के आते हैं कंपनी का, तो आप उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद कर आओगे ना जो कंपनी अच्छी होगी, जिसकी रेपुटेशन होगी। तो ये सब लोग एक्सटर्नल यूजर्स कहलाते हैं जो कंपनी से बाहर के हैं, जो जिनको कंपनी के टोटली अंदर के हैं वो इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पता है क्या क्वेश्चन? लिखो, आता है वाई यूजर्स आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे ना वहाँ पे एग्जाम में सेम टू सेम आएंगे, फिर आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि सर हम तो पढ़ा हुआ ही नहीं है हमारा ये, तो आपको सब पढ़ा हुआ होगा। वाई यूजर्स आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। वाई यूजर्स आर अकाउंटेड इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, को इंटरेस्ट ही क्यों होता है हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में?
तो मैं लाइटली तो मैंने आपको बता दिया, अब इसको सिस्टमेटिकली लिख लो। तो पहले तो आंसर के अंदर इंटरनल यूज़र का मीनिंग लिखो। सबसे पहले मैं इंटरनल यूज़र के बारे में बता रहा हूँ। इंटरनल यूज़र्स लिखो। इंटरनल यूज़र्स आर द यूज़र्स who have access to information, who have access to information that can be taken from accounting records. ठीक है, तो क्या लिखोगे? हु हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब बताओ कि जो ओनर है, ओनर के अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन देख नहीं सकता क्या? जो भी अकाउंटेंट अकाउंट्स रखेगा, ओनर को तो पूरा रिकॉर्ड होता है देखने का, मतलब पूरा एक्सेस होती है उसके पास, तो देख सकता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट देख सकता है, और कहीं कहीं जगह तो एम्प्लॉयज़ के पास भी इतना अथॉरिटी होती है कि वो देख सकते हैं। तो इनके पास क्या होता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रखने का एक्सेस होता है उनके पास, मतलब इजीली उसको अप्रोचेबल होते हैं। अब नीचे देखो, देखो सबसे पहले मैं जो लिखवाने जा रहा हूँ वो ओनर के बारे में लिखवाने जा रहा हूँ। पहला है ओनर। लिखो ओनर्स आर, ओनर होते हैं मालिक, ओनर्स आर इंटरेस्टेड इन accounting information owners are interested in accounting information to determine प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट में है कंपनी या लॉस में कंपनी, ये जानने के लिए इच्छुक रहती हैं कौन? ओनर। तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर उनका एक्सेस होता है ये जानने के लिए कि कंपनी गई प्रॉफिट में, आपका बिजनेस गया प्रॉफिट में या लॉस में। ठीक है, तो पहले यूज़र समझ में आ गए, ओनर। आओ अब दूसरे यूज़र्स के बारे में बात करते हैं। दूसरे यूज़र्स हैं हमारे मैनेजमेंट। ठीक है, लो मैनेजर क्यों हमारे इंटरेस्टेड होते हैं हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में? बिकॉज मैनेजमेंट हैज़ टू, because management has to take decision regarding cost, investment, एटसेट्रा। अब देखो एक मैनेजमेंट ही तो है जो इस चीज़ का डिसीजन लेता है कि दो प्रोजेक्ट हैं तो दो प्रोजेक्ट में से, आपको बताया था ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, मैंने आपको बताया था भाई दो प्रोजेक्ट हैं, बताओ दो प्रोजेक्ट में से किसके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके ऊपर नहीं करना चाहिए, क्या हमारी कॉस्ट ज़्यादा है या कॉस्ट हमारी कम है प्रोडक्ट को बनाने की। तो जो भी डिसीजन लेने हैं मैनेजमेंट को, तो उसके लिए उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखने पड़ते हैं। ठीक है, फिर एम्प्लॉयज़ और वर्कर क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं? क्योंकि अगर बिजनेस तरक्की कर रहा है तो वो, तो मैं बात बता रहा था आपको कि एम्प्लॉयज़, पहले लिखो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर। तो कंपनी अगर अच्छी तरक्की कर रही है तो ऐसे केस के अंदर हम सैलरी और बोनस ज़्यादा मांगेंगे। तो कैसे पता लगेगा? उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड देख के। तो एम्प्लॉयज़ और वर्कर इसलिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड रहते हैं ये जानने के लिए कि कंपनी ने अगर अच्छी तरक्की कर ली है, प्रोग्रेस की है, अच्छा प्रॉफिट कमाया है, तो उनसे सैलरी ज़्यादा मांगो, बोनस मांगो, ताकि कंपनी देगी। तो इसलिए अपने उनके बिजनेस के अंदर उनके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड रहते हैं वर्कर्स। बिकॉज ऑफ, अगर मान लो कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा रही तो एम्प्लॉयज़ को और वर्कर को पता लग जाता है ये कंपनी ज़्यादा चलने वाली नहीं है और ये हमारी सैलरी तक नहीं देगी, तो इस कंपनी को छोड़ जाओ।
तो पहले से प्रेडिक्ट करने के लिए एम्प्लॉयज़ और वर्कर ये इंटरेस्टेड रहते हैं कि आफ्टर ऑल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, जिस जगह हम बिजनेस, हम जिस जगह हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी जो है यहाँ से सैलरी उठाते हैं, तो उसके सैलरी हमें प्रॉपर मिल भी पाएगी कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात थी इंटरनल यूज़र्स की, और अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक्सटर्नल यूज़र्स की। तो यहाँ पे लिखो एक्सटर्नल यूज़र्स। ठीक है, यूज़र्स who do not have access to accounting records। ऐसे यूजर्स जिसके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का कोई एक्सेस नहीं है। अब आप एक बात बताओ, बैंक के पास आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड का एक्सेस होता है क्या? वो तो एक अलग बात है कि जब आप लोन लेने जाते हो तो आप उनको बताते हो कि हमारी अकाउंटिंग इतना है, हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, तो उनको बताते हो, लेकिन उनके पास कोई कंट्रोल नहीं होता कि आके आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। वो इंटरेस्टेड जरूर रहता है बैंक, लेकिन आपको उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो लिखो बैंक्स। ठीक है, बिकॉज बैंक प्रोवाइड because bank provides loan to the business। ठीक है, बैंक क्या प्रोवाइड करता है? लोन प्रोवाइड करता है बिजनेस को, प्रोवाइड्स लोन टू द बिजनेस। ठीक है, अब आओ आप बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स भी तो एक्सटर्नल ही हैं। इन्वेस्टर्स लिखो बिकॉज इन्वेस्टर्स हैव invested his because investors have invested his money in the business। अब ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टर ने मनी इन्वेस्ट कर रखी है बिजनेस के अंदर, है ना, तो वो क्या कहते हैं, इंटरेस्टेड तो रहेंगे कि भाई हमारा पैसा सेफ भी है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर का, गवर्नमेंट क्यों रहेगी? क्योंकि गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस लेती है। आप ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा टैक्स लेगी, कम कमाओगे तो कम, है ना। तो ऐसे केस के अंदर वो इंटरेस्टेड तो होगी ना कि आपने मतलब आप कितना कमा रहे हैं, है ना। तो लो, ठीक है, तो लो इसके अंदर लिखो अब आप, टू सेटल टैक्सेस। ठीक है, फोर्थ, कंज्यूमर्स ये देखने के लिए कि गुड्स या सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो उसकी क्या क्वालिटी है। अगर कंपनी अच्छा कमा रही है, रेपुटेशन अच्छी है कंपनी की, तो उसकी क्वालिटी गुड सर्विसेज की अच्छी होगी, नहीं तो ख़राब होगी। ठीक है ना, टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी को एंश्योर करने के लिए। ठीक है जी, एक और लिख लो इसके अंदर, हालांकि मैंने ऊपर नहीं लिखवाया था, लेकिन एक और लिख लो, क्रेडिटर्स भी होते हैं। क्रेडिटर्स किसे कहते हैं? आप लोग पढ़ चुके हो, हम जिससे उधार में गुड्स खरीदते हैं
और उनको हमने पैसे देने हैं तो वो क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ये भी एक्सटर्नल के अंदर आते हैं। अब कोई मान लो अगर आपको उधार में गुड्स देगा और किसी पर्सन को आपसे पैसे लेने हैं तो वो इंटरेस्टेड तो होगा ना कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देखने के लिए, है ना, कि भाई आप अगले को पैसे वापस चुका भी पाओगे कि नहीं। तो लिखो, ये लोग इंटरेस्टेड क्यों होते हैं? टू डिटरमाइन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस जानने के लिए। ठीक है जी, तो उम्मीद है यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।